फर्स्ट विल कंटिन्यू विद बोरॉन फैमिली, एंड में डाउट लेता हूँ बुकलेट के, ठीक है। आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया था उसका, ठीक है। Put down सर एक जनरल डाउट। हाँ बोलो। सर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप? आई मीन वो रिलेट समझ नहीं आ रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना, जैसे कोऑर्डिनेशन में भी किया था, गोइंग डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव बढ़ता है और डेल्टा बढ़ता है। व्हाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस? बिकॉज एज यू गो डाउन देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन डीएनएफ, सो दे हैव पुअर शील्डिंग पावर। ग्रुप में नीचे जाओगे तो डी ब्लॉक में आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे पी ब्लॉक में मोस्टली इट इज डोमिनेंट ओनली इन केस ऑफ व्हाट? द लास्ट एलिमेंट। बोरॉन फैमिली में कौन सा? थैलियम। कार्बन फैमिली में लेड एंड नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ। इन्हीं तीनों में मेनली इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल रहेगा। सर एस ब्लॉक में भी वैसा ही होता है? इसमें सर एस ब्लॉक में भी वैसा ही होता है क्या? एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक में बिल्कुल नीचे मत, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का चक्कर नहीं है ना, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, so there is nothing like आपको अनपेयरिंग करना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एस ब्लॉक में इस तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। नीचे एक ग्रुप में नीचे जाओगे सीधा सीधा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होती जाती है। ओके, देयर इज नथिंग लाइक कोई पेयर आपको एक्साइट करना है या निकालना है, ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। देखो, बोरॉन हैज एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट। This is due to network of covalent bonds involving icosahedral units. ये टर्म जो है ना, network of covalent bonds. This will come in 4-5 cases in inorganic. If many atoms are linked through what? Covalent bond, then the melting point becomes exceptionally high. Other examples will be something like diamond. अगले ग्रुप में आएगा, क्योंकि वो सारे बॉन्ड आपको क्या करने पड़ते? ब्रेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इन्वॉल्विंग व्हाट? आइकोसाहेड्रल यूनिट। आइकोसाहेड्रल क्या होता है? ब्रीफली समझाता हूँ इसके रिगार्डिंग। इसका जो पिक्चर है इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बोर्ड पे ड्रॉ करने में टाइम जाएगा, सो एक पेज का शीट डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा हर एक बैच में बाय द टाइम आई एंड व्हाट? बोरॉन फैमिली, ठीक है। या आप नेट पे जेडी ली में किसी बुक में देख भी सकते हैं, ठीक है। स्टिल आई विल डिस्ट्रीब्यूट वन पेज, सबको मिल जाएगा, उसको देख लेना। हाँ, इस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं इसका डिटेल वो मैं आपको समझाता हूँ। अब आइकोसाहेड्रल में क्या होता है? 12 कॉर्नर्स, 20 फेसेस, ठीक है। फेसेस को ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा आइडिया देता हूँ। इट्स लाइक अ पेंटागन। पेंटागन पे ऐसा पिरामिड बनाओ, ठीक है। ये ड्रॉ मत करना, मैं एक रफ स्केच बता रहा हूँ, वो डायग्राम आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये दिख रहा है? पेंटागन पे पिरामिड बना। अब पेंटागन के नीचे एक और पेंटागन और नीचे पिरामिड। सो 20 फेसेस तो मैं जो पिक्चर भेजूंगा उससे क्लियर होगा आपको, बट यू शुड बी एबल टू सी 12 कॉर्नर्स। 5 इसके, ये 6, नीचे एक और पेंटागन आएगा और उसके नीचे इन्वर्टेड पिरामिड आएगा। So 12 corners will be there, ठीक है। Don't worry, अभी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा पिक्चर आएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन तो इस पे यही आ सकता है, it has how many corners and how many faces. So it has 12 corners, 20 faces, and faces are triangular. हर फेस कैसा दिखता है? ट्रायंगल जैसा, ठीक है। नहीं, पेंटागन के बीच में भी ट्रायंगल्स ही बनते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ड्रॉ करने में बहुत टाइम जाएगा। अननेसेसरी उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। इतने सारे लोग हैं, पता चला वही ड्रॉ करने में आधा लेक्चर निकल गया।
एक्यूरेसी भी नहीं आती है। But as far as questions are concerned, based on that, 12 corner, 20 faces, triangular faces. That's it. So network of covalent bonds is present. ठीक है? Now, gallium has very low melting point, around 30 degrees centigrade. इसका एक लाइन में रीजन, कोई वैल्यूज तो हमें नहीं याद करनी, बट एक लाइन लिख लो, ड्यू टू इट्स intermediate size and electronegativity. It can neither form covalent bonds or metallic bonds. With other gallium atoms. So that's why weak attraction होते हैं. ये ग्रुप में भी बीच में है और पूरे पीरियोडिक टेबल में भी इसकी पोजीशन अगर देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट बीच में है. तो आपस में अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं बना पाते और मेटालिक नेचर के बॉन्ड में नहीं बना पाते. That's why the interactions are quite weak and melting point का low. साइज और बॉन्डिंग का रिलेशन क्या है? साइज और बॉन्डिंग में देखो, जो छोटे एटम्स होते हैं दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. ओके, अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड बना पाते हैं. या फिर मेटल से दे कैन फॉर्म व्हाट, मेटालिक बॉन्डिंग. सर मेटालिक बॉन्डिंग के लिए कुछ साइज का होता है? मेटालिक बॉन्डिंग में कई सारे फैक्टर आएंगे. आपका साइज तो रहता ही है, डी इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन, वेरियस थिंग्स आर देयर. थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड में भी आपको एस ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में डिटेल में भी आएगा. डिटेल मतलब 5-7 मिनट, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना. कोई भी जो क्वेश्चन आता है ना, देखो क्रिस्प रखो उसको. ज्यादा उसको डिटेल में जाओगे 10-25 लाइन में मेन लाइन भूल जाओगे. 3-4 लाइन में जो इसका क्वेश्चन आ सकता है वो कर लो. Because we are not going to get descriptive questions. ना ऐसा थोड़ी आएगा कि आपको इसको 2 पेज में समझाओ कि ये बॉन्ड क्या होता है. लिख लिया? इनके ऑक्साइड्स वगैरह के नेचर अगले लेक्चर में कराऊंगा. कौन कौन सा एसिडिक, कौन कौन सा अल्कोहलिक. सो आज थोड़ा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं. प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन. बोरैक्स से बनाते हैं. बोरैक्स के नेचुरली अकरिंग डिपॉजिट बनते हैं, मिलते हैं. तो आपको बोरैक्स बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, बोरैक्स का सर हाँ सर खारगर got connected just now. We missed the starting part of the lecture. क्या मिस कर दिया? बस स्टार्टिंग से सर आप बोरॉन स्टार्ट करने वाले थे, वहाँ से मिस कर गए. ज्यादा कुछ नहीं कराया है बिकॉज डाउट वर्ड भी आए थे बीच में, तो 5-7 मिनट मिस किया तुम लोगों ने. ऐसा करेंगे लेक्चर के बाद करा देता हूँ. ठीक है, यू कैन लीव हाँ, हाफ पेज छोड़ दो. दैट्स इट. ओके,
आफ्टर द लेक्चर, तीनों लेक्चर जब हो जाएंगे उसके बाद 5 मिनट लगेगा, करा दूंगा, ठीक है। कारगर ब्रांच इट वाज ना। तो बोरैक्स से, बोरैक्स का फॉर्मूला देखा था Na2B4O7, you can put some acid. बोरॉन का इतना ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन में बोरॉन फॉर्म्स H3BO3 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। साइड में कहीं लिख लो, उससे रिएक्शन प्रेडिक्ट करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। कहीं ऊपर या साइड में लिख लो, इन एक्वस सॉल्यूशन बोरॉन फॉर्म्स, या ऐसा लिख लो, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन गिव, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन गिव in aqueous solution, compounds of boron give H3BO3, H3BO3 in most of the cases. इससे आपको बोरॉन वाला प्रोडक्ट, नॉट इन ऑल केसेस बट मेजॉरिटी केसेस में आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो बोरॉन का हमने क्या बना दिया, H3BO3, सोडियम का ऑब्वियस है NaCl, ठीक है। जैसे H2SO4 भी डाल सकते हैं, ये मिल गया H3BO3। H3BO3 को स्ट्रांगली हीट कर दिया। You can yourself guess, अगर किसी एसिड को हीट करें तो नॉर्मली क्या मिलता है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मिलेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? इफ यू हीट एनी एसिड, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, जैसे H2SO4 को स्ट्रांगली हीट करो, H3PO4 को करो, आगे चल के देखेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाटर निकलेगा, और तुम खुद सोचो ना उस एलिमेंट के साथ क्या बचेगा, उस एलिमेंट के साथ क्या बचेगा, मोस्टली उसका ऑक्साइड बनेगा। ओके, यू कैन सी, ये तो हमने हीटिंग में नॉर्मली भी देखा, इवन इन डी ब्लॉक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या मिला, ऑक्साइड मिला। सिमिलर एसिड को हीट करने पे आगे भी आएगा, ग्रुप 14 में आएगा, 15 में आएगा, यू विल गेट व्हाट, B2O3, ठीक है। अब B2O3 से हमें बनाना है बोरॉन, सो ऑब्वियसली वी विल हैव टू पुट सम रिड्यूसिंग एजेंट, Mg वगैरह के साथ इसको हीट करना है, ये आपका बोरॉन, और यू कैन टेक समथिंग लाइक सोडियम आल्सो। ये पूरा सीक्वेंस है। बोरैक्स में आप शॉर्ट में ऐसे याद करोगे, बोरैक्स में एसिड डाला, H3BO3 मिला, H3BO3 को हीट करके B2O3 मिला, B2O3 को रिड्यूस करके बोरॉन मिला, सिंपल। सर बोरैक्स में एसिड सिर्फ सोडियम की वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए डाला है क्या? नहीं, सिर्फ सोडियम के बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए क्यों डाला है? H3BO3 बनाना था ना हमें। सर लेकिन आपको कि एक्वियस मीडियम में तो वैसे भी फॉर्म हो जाता है, तो एसिड की क्या जरूरत है? अरे एक्वस मीडियम में ड्यूरिंग रिएक्शन बोला, ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ पानी में डालोगे तो कुछ, जो रिएक्शन की मैंने क्या बताया तुम्हें, प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करोगे। उस नोट्स को आई थिंक कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। उस नोट का मतलब क्या है, कंपाउंड्स गिव मतलब क्या, ब्रैकेट में डाल दो ताकि कंफ्यूजन है, ड्यूरिंग रिएक्शन कर दो, वो आपको रिएक्शन प्रेडिक्ट करने का तरीका बताया आपको। तो सही बात है, सिर्फ पानी में डाल के नहीं बना लेते, पानी में डालने पे भी थोड़ा बनता है, बट दैट्स अनदर इशू, बोरैक्स में आपको बताएंगे। कमर्शियल मेथड है ना,
इसमें काइनेटिक्स वगैरह है, अमाउंट, बहुत सारे फैक्टर होते हैं. So बोरैक्स में डिस्कस करेंगे what happens when you put it in water. Now एक दूसरा कंपाउंड ये भी नेचुरली अकरिंग है, वॉल्यूमनाइट. वॉल्यूमनाइट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, Ca2B6O11. कैल्शियम का CaCO3, बोरैक्स, NaBO. सर हाँ बोलो. सर बोरैक्स का स्ट्रक्चर और उसमें बीओबी बॉन्ड्स कितने होंगे? बोरैक्स का स्ट्रक्चर आज ही करेंगे. व्हेन आई विल गिव हेडिंग बोरैक्स तो डिटेल में करेंगे, ठीक है? ओके सर. टुडे ओनली वी आर गोइंग टू. ये NaBO2 साइड प्रोडक्ट है, इससे बोरैक्स फर्दर बना सकते हो CO2 डाल के. Fine. And after obtaining borax, process same as एक बार बोरैक्स मिल गया ना तो उसके बाद सेम एज व्हाट प्रीवियस वन. पहले हमने क्या किया था वो, उसके बाद वो. सर हाँ सर H3PO3 की प्रोटेसिटी क्या है? सब आएगा सब आएगा. अभी आगे आगे क्या पूछे थे, मतलब ये सब क्यों डाउट आ रहे हैं अचानक? ओके सर, नहीं ऐसे ही पूछा था. अरे ऐसे ही मत करो, सिलेबस खत्म करना है. सब करा रहा हूँ ना, बोरॉन के सारे जितने भी कंपाउंड आपके सिलेबस में है अलग से करेंगे. विल डू व्हाट अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन. 3 कंपाउंड मेनली आपको करने हैं, बोरैक्स, H3PO3 एंड B2H6. तीनों को डिटेल में करेंगे, डोंट वरी. अभी ओके सर. अभी वो केमिकल बॉन्डिंग जैसा नहीं है कि एक एक लाइन में निपटाएंगे इनको, पूरा टाइम लगेगा. हर ग्रुप, ईच ग्रुप विल टेक टाइम. केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक में आपने ब्रीफली देखा था. अभी उसके रिएक्शंस, बॉन्डिंग, ईच डिटेल वी हैव टू स्टडी. ये क्लियर है ना? इसके बाद बोरैक्स मिल गया तो फिर जैसा पिछली बार किया, बोरैक्स में एसिड डाल देंगे, H3PO3, हीट करेंगे B2O3, रिड्यूस करेंगे बोरॉन. फाइन. एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी है. फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ B2O3, MgO and MgF2 is electrolyzed. कैथोड पे Mg मिलेगा and that Mg will reduce. So
Now we will proceed towards compounds. इसके compound देखते हैं पूरा. तो जैसा बताया तुम्हें मेनली 3 कंपाउंड करने हैं डिटेल में. That is what H3BO3, borax and B2H6. So today we should be able to complete at least 2 of them. हाँ सर फ्यूज मतलब मोल्टन या फिर उसको हम लोग ने वाटर में डिसॉल्व किया है. नहीं, फ्यूज मीन्स मोल्टेन. ये लिख लो जिसको नहीं पता. फ्यूज मीन्स मोल्टेन. एक्वस सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी. इलेक्ट्रो में आपने किया ना, वाटर ही रिएक्ट करने लगेगा. ओके, instead of Mg, what you will get? Reduction of water. So molten mixture should be there. Fused mixture मतलब molten mixture. H3BO3. H3BO3 का 1 यूनिट अगर आप लेते हो बॉन्डिंग अगर इसकी, तो sp2 है, प्लेनर है. In solid H3BO3 many planar units, ऐसे कई सारे planar units आपस में अटैच रहते हैं. कैसे? Through hydrogen bonding. So giving it layered structure. ऐसा layer रहेगा. There will be different layers. एक layer, दूसरी layer. उन layers के बीच gap रहता है. Hydrogen bonding कैसे होगी? क्लियर है ना? OH है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. दूसरे यूनिट के एक यूनिट का O दूसरे यूनिट के H से अट्रैक्शन बनाएगा. एक यूनिट का H दूसरे से O से बनाएगा. ऐसा हेक्सागन हेक्सागन जैसा पूरा प्लेनर ये बनता है. ये सब की कलर जानने की जरूरत है. कलर जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा. कलर का मेन रोल आपका सॉल्ट एनालिसिस में है, नॉट इन पी ब्लॉक. ये कई सारे ऐसे आएंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे. वो मैं बताता हूँ. कुछ कुछ डायग्राम आपको टाइम सेव करने के लिए कहाँ मिलेंगे मैं बताऊंगा. और आज वो भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. ईच एंड एवरीबडी शुड हैव व्हाट NCERT टेक्स्ट बुक, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक. दे मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम NCERT. क्योंकि कई बार उसकी कोई लाइन से डायरेक्ट दे देते हैं, स्पेशली इन मेंस. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है यू विल लूज मार्क्स. बेस्ट रहता है जो चैप्टर जो पार्ट यहाँ कवर होता जा रहा है उसको जाके NCERT से क्विक रीडिंग दे दो. समझ में भी आएगा, फास्ट भी रहेगा. जिनके पास भी NCERT टेक्स्ट बुक नहीं है प्लीज परचेज. ओके, अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स पहले वो कवर करो, देन ओनली यू शुड टेक एनी अदर बुक. ओके, ये हो गया. Now, as far as preparation is concerned, इसको आप बोरैक्स से बना सकते हो एंड फ्रॉम columnite. Both
chapters have been already covered. बोरॉन के प्रिपरेशन में कहाँ तक गए थे? H3BO3 तक गए थे, उसके बाद आगे बढ़े थे सेम बोरैक्स में एसिड डाल के, या फिर कोलमनाइट को क्या किया था? कोलमनाइट का एक बार देख लो, Na2CO3 के साथ हीट किया था, बोरैक्स मिलेगा, बोरैक्स में एसिड डाल के H3BO3 मिलेगा। वो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो रही थी वो क्या? H3BO3 की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कई सारे लिंक बन के हेक्सागन हेक्सागन जैसे अपीयर होते हैं। अच्छा वो तो मैं करूंगा ही ना, एक दो डायग्राम में नहीं बनाऊंगा तो अपने आप एनसीईआरटी में देखोगे तुम, सब तरीके हैं मेरे पास। आई विल मेक श्योर दैट एवरीबॉडी परचेज दैट। इसलिए बोल रहा हूँ एडवांस में तो कम, बट मेंस में तो सीधा सीधा उठा के डाल देते हैं। एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि उसका लाइन बाय लाइन मैं यहाँ लिखा पाऊँ। So that's why S block and P block you should study from NCERT also. Okay. Now, H3BO3 ये लाइन इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इसी के रिगार्डिंग कुछ डाउट भी आया था। इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखने पे लगता है कि इट शुड बी व्हाट ट्राइबेसिक, बट एक्चुअल में ये मोनोबेसिक एसिड है। कैसे है बताता हूँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इट्स लुईस एसिड। तो इन वाटर इसका बिहेवियर जब देखोगे तो क्लियर होगा व्हाट इज हैपनिंग। इसका H+ लेने का तरीका थोड़ा इनडायरेक्ट है। ये वाटर से OH- एक्सेप्ट करता है। You should be able to see that this boron right now is इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो एक और बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे बोरॉन क्या है? sp2। यहाँ पे बोरॉन क्या आएगा? sp3। ठीक है। एंड दैट वे इट कैन फॉर्म ओनली वन एक्स्ट्रा बॉन्ड, बिकॉज बोरॉन का मैक्सिमम का sp3 पे की जा सकता है, तो एक ही प्रोटॉन देगा ये। ओके। सर H+ वाटर से आ रहा है तो हमको वाटर को एसिड बनाना चाहिए ना? नहीं नहीं, इसको लुईस एसिड बोला ना मैंने, क्या इशू है? लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है OH- का। ठीक है। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कंपाउंड डायोल। इफ यू टेक डायोल्स, उनके प्रेजेंस में ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, अभी लिखाता हूँ। ठीक है। अभी डायोल्स क्या करते हैं, ये जो BOH4- से कंबाइन करते हैं। इफ समथिंग स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद दिस BOH4-, व्हाट विल हैपन टू दिस एंटायर रिएक्शन? दिस विल शिफ्ट इन व्हाट? फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल गेट मोर एंड मोर H+ एंड सॉल्यूशन आपका स्ट्रांगली एसिडिक होता जाएगा। ठीक है। कैसे कंबाइन करते हैं वो भी डायग्राम बनाता हूँ, बट ये लाइन याद रखना क्या होगा।
एक तरह से समझ लो प्रोडक्ट से कंबाइन करने लगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने लगी। दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है इसमें। हाँ है तो मोनोबेसिक, ये तो आप एक तरह से इसको इन्फ्लुएंस करके फॉरवर्ड शिफ्ट कर। मोनोबेसिक डाई बेसिक का एसिडिक स्ट्रेंथ से लेना थोड़ी है। HCl क्या है? HCl मोनोबेसिक एसिड से स्ट्रांग एसिड। ओके, नॉर्मली इट्स अ वीक एसिड बट हियर यू आर एक्सटर्नली इन्फ्लुएंसिंग, इसको इन्फ्लुएंस करके आप फॉरवर्ड में शिफ्ट करा रहे हो। रिएक्शन नोट कर लो। एंड यहाँ पे अपना BOH4 माइनस एंड फ्रॉम बोथ साइड डायोल्स का ये बना। ऐसा किया होगा आपने ऑर्गेनिक में, OH जब पास आते हैं इस तरह से क्या होता है, वाटर निकल जाता है। सो व्हाट विल द रिजल्ट? यहाँ वाटर अगर हटाओगे तो COB या BOC लिंकेज बन जाएगा, राइट? सर उस डायोल को सिस होने के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए ना? इसमें वो सिस डायोल में C डबल बॉन्ड C होना चाहिए। नहीं, यहाँ ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है बट बुक्स में ऐसा ही दिया है। दे सिस का उतना यहाँ पे ध्यान मत दो। सिस का मतलब मेन है कि when the reaction is happening then they are approaching like this, they should be approaching like this। ये पहले भी आया था बट ओके still I checked in 2-3 books, ये सिंगल बॉन्ड ही बना रखा है। so keep in mind diols, okay? उस अटैक के समय उसे ऐसा ओरिएंटेशन। थैंक यू सर। ऑब्वियसली डबल बॉन्ड वाला रहेगा वो भी करेगा, जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड हो, बट सिंगल बॉन्ड वाले भी करते हैं। डबल बॉन्ड वाला रहेगा तो और बेटर रहेगा, बिकॉज़ इट विल बी ओरिएंटेड लाइक दिस। हो गया? Now So OH डायोल से निकलता है या BOH माइनस से? क्या क्या करना तुमको जानते हो? अच्छा मुझे लगा कि जानना है, कोई बात नहीं। नहीं कर रहे ना, मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं। अगर there are very few reaction जिनका मैकेनिज्म हम करना है इनऑर्गेनिक, B2H6 की 1-2 रिएक्शन, तो जहाँ मैकेनिज्म की जरूरत होगी करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी P ब्लॉक थोड़ा परेशान करेगा, उसमें और मैकेनिज्म और ऐसा मत घुसाओ। अभी देखो ये आज के पूरे लेक्चर तक अभी बोरॉन भी खत्म नहीं होगा। ये ऑलरेडी एक जगह मैं यूज कर चुका हूँ। H3BO3 को स्ट्रॉन्ग हीट करके सीधा सीधा क्या बनाया था, B2O3।
बट ये स्टेप वाइज हीटिंग होती है ऐसा। ये इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। सर हाँ सर वो डायोल्स की रिएक्शन से जो कंपाउंड बना है उस पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना बोरॉन पे। बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेट पूरे कंपाउंड पे आएगा ना ये। एक तो BOH4 माइनस, इस पे माइनस होता ही। और ये है टेट्राबोरिक एसिड। ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। HbO2 and H2V4 एसिड। अच्छा H3PO3 क्या है? बोरिक एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड। इनको नाम नहीं पता लिख लो। H3PO3 कॉमनली बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड। हो गया? अब हेडिंग देना बोरैक्स। क्या फॉर्मूला था पूरा वाटर के साथ? Na2B4O7 डॉट H2। ठीक है। ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका ये दूसरा वाला फॉर्मूला है, because इससे इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे इसके बेसिस। ओके, अब ये फॉर्मूला याद करने से ज्यादा आसान होता है कि इसका स्ट्रक्चर याद कर ले। बिकॉज फॉर्मूला कई बार भूल जाओगे, स्ट्रक्चर एक दो बार अगर देखा हो तो थोड़ा सिमेट्रिक सा है। अब बोरॉन तो 4 है, वो तो दिख ही रहा है। तो 4 बोरॉन को ऑलमोस्ट इस तरह से टेट्राहेड्रल जैसा पुट कर दो, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ लाइक दिस। ठीक है, एंड सबके बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज बना दो। ठीक है, 4 लिंकेज ऐसे बना दिए। बस इतना याद रखना कि एक 5वां लिंकेज भी बना। ये हो गया आपका B4O5। ठीक है, फिर से दिखा देता हूँ, एक बार देख लो कैसे ड्रॉ करना है। इट विल बी क्वाइट क्विक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तुरंत हो जाएगा। 4 बोरॉन्स, BOB लिंकेज, एक एक्स्ट्रा इधर भी बना दिया, 5 हो गए। देन सब पे एक OH लगा दो बस। अब ये वाले बोरॉन ने कितने 4 बॉन्ड बनाए, इनने 3 बनाए। जिसने 4 बनाए उस पे एक माइनस है। ये आपका ये वाला पार्ट क्या है? ये एक बार देख लो, फिर टाइम दोबारा नोट कर लो। अब इसमें ये sp3 sp2 sp। ठीक है, एक बार सुना ना पूरा, खुद एक बार ट्राई करो, बिना बिना देखे देखो हो रहा है। यहाँ जिन्होंने ड्रॉ कर लिया पीछे एक बार अपने खुद ट्राई करो। 4 बोरॉन्स, इन बिटवीन देम BOB लिंकेज, 1 एक्स्ट्रा BOB लिंकेज, फिर OH। उसके बाद तो सिंपल है, जो 4 बॉन्ड बना रहे हो sp3 और जो 3 बॉन्ड बना रहे हैं sp2।
ऐसा नेम ऑन नहीं करना कोई। ये बोरैक्स का स्ट्रक्चर है, पूरे को बोरैक्स में कई सारे उसमें लिंकेज है ना, तो ऐसा यूपीएससी नेम नहीं। सर कॉम्प्लेक्स ये कंपाउंड है। हाँ ऐसे भी है। ठीक है हाँ सर ये ये 4 बोरॉन है वो स्क्वायर पैनल में है क्या? नहीं स्क्वायर प्लेनर के किसकी बात कर रहे हो? 4 बोरॉन जो नहीं these 4 बोरॉन्स आर नॉट प्लेनर। 4 बोरॉन्स तुम समझ सकते हो ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल की पोजीशन पे। ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, 3 डायमेंशनली कैन विजुअलाइज। चारों बोरॉन कुछ ऐसे हैं 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स। और ये एंगल भी थोड़ा ऐसे बने स्मूथ बनाए, थोड़ा शार्प होते हैं। तो इधर सीधा सीधा मत बना लेना इसको, थोड़ा ऐसा एंगल दो है। देयर इज एंगल बिटवीन देम, दिस इज नॉट स्ट्रेट। ये जो है ना इनके बीच एंगल बनाना ऐसा। ये भी सीधा मत बनाना, इसको ऐसे एंगल दो। वो माइनस साइन को ऑपोजिट रेड होना नेसेसरी है ना मतलब। हाँ माइनस साइन यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, तो फिर ये बीओबी इधर बना दो। इसका बीओबी लिंकेज है वही ओसी बोरॉन पे। एंड इट कैनॉट बी प्लेनर ना। आपको देखो ना sp3 दो है, sp3 खुद ही टेट्राहेड्रल ये रहता है, एंड दो sp2 है, तो ये बॉन्ड एक प्लेन में कहाँ से है? तुमने सीधे सीधे बना लिए, थोड़ा सा एंगल बना दो ऐसे बोल कर। sp3 में 2 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं। हाँ। ये 2 बॉन्ड्स इसके प्लेन में है, इस sp2 के। दो बॉन्ड उस प्लेन में कैसे हैं? तुम्हें पता क्या है? sp3 में 2 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं। दो बॉन्ड वही तो बोल रहा हूँ, 2 बॉन्ड आपके sp2 वाले प्लेन में नहीं है यहाँ पे। तो आप समझो। So कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 tetrahedral units. It has got 2 tetrahedral units and 2 trigonal planar units. ये Now Na2B4O7 plus water. पानी में डालने पे क्या होगा? That we are going to see. जैसा बताया था बोरॉन कॉमनली क्या बनाएगा? H3BO3 and NaOH. यहाँ पे बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे कोई डिसीजंस होंगे। कितने ये 4 हो जाएगा and this will be what 2 and then you can check out I think 7 water आएगा। नॉर्मल काउंटिंग से बैलेंस कर दिया कुछ स्पेशल नहीं। बैलेंस रिएक्शन नहीं याद रखनी है, बट इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसका 1 मोल मान लो एसिड डालो तो कितने मोल HCl से रिएक्ट करेगा। इसका 1 मोल डन क्या है? Suppose I ask you a question that 1 mole of borax will combine with how many moles of HCl? तो बोरैक्स को देख के पता नहीं लगता, ठीक है? किसको देख के पता चलेगा? इसको देख के।
1 mole will combine with what? 2 moles of HCl. क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं होता ना कि NaOH है, पानी में डालेंगे तो NaOH बनेगा. अब होता क्या है? You can see this is a weak acid and this is a base, strong base. They will combine. तो इसका कुछ बुक्स में इतना ही देते हैं, बट जो और डिटेल में करोगे तो ऐसा बताते हैं दोनों में आपस में रिएक्शन करा. तो क्या क्या बचेगा? अब इसका 2 मोल इसके 2 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट. ध्यान रखना H3BO3 का सॉल्ट क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग अनायन क्या है? BOH4 माइनस. सभी का है. सॉल्ट क्या बनाओगे? NaBOH4 and what? H3BO. 2 moles of this, 2 moles of this. अब ये क्या है? वीक एसिड है और ये उसका सॉल्ट. तो ये पूरा मिक्सचर बफर की तरह है. तो नीचे भी एक नोट में लिख लेंगे, solution of borax can act as buffer. Having weak acid and its salt. वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके 4 मोल है, इसके 2 मोल है, तो 2 मोल एसिड बच जाएगा, 2 मोल सॉल्ट. सिंपल ये है. So it will act as buffer. क्लियर है? तो ये वाटर के साथ इसका बिहेवियर, देन अच्छा वो ऐड कर दिया ना इसके नीचे, सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स या कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स कैन एक्ट एज बफर. बोराक्स के पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ना, तो फिर एक्वस सॉल्यूशन की लेना है. एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर ज्यादा रहता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से सॉल्यूशन बना लेगा खुद. यू टेक इन बीकर में पानी लेके उसमें केमिकल डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनता है. ये हो गया. अच्छा इसका एसिड के साथ रिएक्शन ऑलरेडी करा चुका हूँ 2 बार, एक बार फिर से लिख लो क्या बनता है. हाँ बोलो. H3BO3 में हमको H2 ऐड करना पड़ेगा, फिर सॉल्ट बनेगा ना? ऐड करना पड़ेगा H2 8H2 हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे. इधर नहीं आई थिंक कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है. वाटर तो ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए किया है, एक्चुअल में ये सब कुछ किधर हो रहा है? मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बना रहे हो ना तुम. यू हैव एक्सेस ऑफ वाटर. बीकर में वही तो बोल रहा हूँ, बीकर में पानी लेके उसमें सॉलिड बोरैक्स डाला, तो पानी अवेलेबल जो है इससे काफी ज्यादा है. ऐसा नहीं कि ओनली 7 वाटर मॉलिक्यूल्स यू आर पुटिंग. ओके. हाँ, इस रिएक्शन के बाद तुम बोल रहे हो वाटर बनेगा, तो हाँ न्यूट्रलाइजेशन होगी तो वाटर बनेगा, बट दैट इज तो बाद क्या है ना. इसमें तो उतना ही बनेगा ना. इसकी बैलेंसिंग में 7 वाटर ही आएगा. फर्दर जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो भी वाटर बनेगा, बिकॉज एसिड बेस. दिस वी हैड ऑलरेडी डन इन व्हाट बोरैक्स बीट टेस्ट. फिर कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये B2O3 कंबाइन करता है.
में कराई था ना। टेम्परेचर हाँ, इसके टेम्परेचर वगैरह नहीं याद करने आप। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लिख लो। When it loses water of crystallization, थोड़ा स्वेल करेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। उल्टा क्यों है सर? उल्टा नहीं है, वो क्या होता है, थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो आपस में कॉम्पैक्ट करके रखता है। वो जब निकलते हैं तो थोड़ा, प्लस वो एज इट इज एस्केपिंग वो भी थोड़ा पुश करके निकले। ठीक है, क्विकली थोड़ा सा बोरॉन हैलाइड्स कराऊंगा। आइस के केस में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वाटर कंटीन्यू होता है, और इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वाटर लिक्विड होता है। अच्छा, क्या हो आइस के केस में नहीं, उससे थोड़ा नॉट ओनली, अभी एक डाउट आया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मत देखो, वो हीटिंग पे आपका वेपर, वाटर वेपर निकल रहा है। एज इट विल कम फ्रॉम इनसाइड, वो थोड़ा पुश करके आएगा बाहर। आइस वाला अलग है, वहां पे वाटर एस्केप नहीं होता, जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होता है। आइस भी करेंगे स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्पोरली जब ब्रेक होता है मॉलिक्यूल पास आ जाता है, बिकॉज़ दोस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एस्केपिंग। यू आर कितने पे करते हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है ना वो, दे आर नॉट एस्केपिंग लाइक वेपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप इसको हीट कर रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में निकलेगा। चलो हेडिंग दे देना, बोरॉन हैलाइड्स। बोरॉन हैलाइड्स तक आज करेंगे, अगले लेक्चर में B2H6 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये ग्रुप कंप्लीट होके कार्बन फैमिली स्टार्ट हो जाएगा। एंड टुडे विल हैव अ क्लास टेस्ट आल्सो। पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा है, वेरी गुड। जिस दिन नहीं पढ़ो उस दिन तो और क्लास टेस्ट देता हूँ। इसलिए कभी कभी अगर तुम्हें क्लास टेस्ट से बचना है तो तुम्हें बोलना चाहिए कि खूब पढ़ के आए, फिर मुझे लगेगा तब टेस्ट लेने का मतलब नहीं। ओके, द मोमेंट यू से दैट यू हैव नॉट रेड फॉर क्लास टेस्ट, तब तो और टेम्पटिंग है ना मेरे लिए। बोरॉन हैलाइड्स में ये शायद बॉन्डिंग में किया होगा, नहीं भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक बॉन्डिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन इफ यू हैव नॉट डन, डजंट मैटर। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ BF3। दिस इज योर sp2 hybridized molecule, trigonal planar। ये बोरॉन का खाली p ऑर्बिटल, इसके पैरेलल में है क्लोरीन का ऑर्बिटल which is filled, and boron का ऑर्बिटल which is what, empty, they overlap। ये है बैकबोन। जल्दी ड्रॉ क्या लेके आए? आप नॉर्मल यूज कर सकते हो।
ये BF3 का ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है एंड बोरॉन का sp2 मतलब क्या होता है? If you take excited state of boron, you like this sp2, ये तो खाली है ना, and it will be lying perpendicular to the sp2 plane और पैरेलल में फ्लोरीन का मिल जाएगा जो फील्ड है, तो साइड वाइज ओवरलैप होता है. This thing is p pi p pi p pi p pi back bond. ठीक है. जल्दी ड्रॉ करो थोड़ा. And obviously all the three fluorines symmetrically oriented same distance पे. तो अगर आप बोल रहे हो ये ओवरलैप करेगा means others two also will overlap. So finally back bonding से आपका ये bond all three of them थोड़े strong हो जाएंगे. That's a dotted spot. Okay. It should be clear that it is happening for all the three fluorines. Okay. Now, the extent of back bonding अगर compare करें तो BF3 ये ऑर्डर हो जाएगा बिकॉज हियर इफ यू सी ये 2p का है कंपेरेबल साइज. ठीक है. इधर जाओगे तो अभी क्लोरीन का 3p आ गया 2p 3p. सो बेटर ओवरलैप. ठीक है. यहाँ पे लिख लो BF3 का इफेक्टिव ओवरलैप. And can you understand this? कि जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी उसका बिहेवियर है लुईस आइडिस क्या हो जाए कम हो जाए. क्योंकि बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग से इसको समझ लो खुद से ही अपने मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. सो बैक बॉन्डिंग decreases electron deficiency. Or you can say it is becoming more electron rich. Back bonding से electron मिल जा रहा है उसको. Okay? एक ही मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स सेम ही मॉलिक्यूल नहीं है ना. बट अभी देखो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग के मान लो इसका ऐसा बिहेवियर BF4 माइनस F माइनस के साथ ये बनाता है. ठीक है. तो बिना बैक बॉन्डिंग के जितना आप एफिशिएंट बिहेवियर एज लुईस एसिड उसका देखते हैं उसके कंपेरेटिव में तो एक्सटेंट थोड़ी कम हो जाएगी. लुईस
यूरिक एसिड बिहेवियर उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, बिकॉज इसको चाहिए बाहर से एक्सेप्ट करता है, बट यहाँ अंदर से ही कुछ इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मिल रही है। लुईस एसिड का शॉर्ट करना ठीक नहीं, LA माइट इंडिकेट LA से लॉस एंजलिस में लेंगे, तो लुईस एसिड पूरा लिख देता हूँ। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? उल्टा हो जाएगा। Fine. Quickly we'll take a small test. अरे यहाँ डाउट्स भी थे ना? टेस्ट ही लेना सर इसका टेस्ट ले लो, बाकी के डाउट्स ले लो। इसका टेस्ट ले लो। डाउट ले लेता हूँ, बिकॉज फिर से P ब्लॉक का होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा अगले वीक से, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो बुकलेट निकालो, बोला था ना थर्सडे एंड सैटरडे तक पूरा डाउट फाइनल करना है अपने। तो टेक आउट योर बुकलेट्स क्विकली एवरीबॉडी। तभी किसी ने बोला नहीं कि डाउट भी है, पता था डाउट के चक्कर में टेस्ट नहीं होगा। एनीवे जस्ट टेक आउट। अरे पुणे मैच माइक बंद करो। डाउट बोलो क्विकली, आई एम टेकिंग। एक्सरसाइज 5 पूरा। हाँ सर। चलो विंडो का 8 और विंडो 13। हमें कुछ मना भी किया था ना, विंडो का 8 क्या सब्जेक्टिव और सर ऑब्जेक्टिव। बस इतना बुकलेट किया ही नहीं लोगों ने, डाउट इतने कम कैसे आए? हाँ सर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन 8। मल्टीपल 8। सर विंडो टू आईटी चाहिए 13 क्वेश्चन सर। चलो गेट इनटू 16। अरे अलग अलग माइक से हो रहे हैं। किसका? आपको पहले इतना करने दो, लेट मी डू दिस। सर 7। कौन सा का 7? सर 5 गेट इनटू 5। अरे मतलब पूछ दिया होता सब। सेकंड इक्वल 22। बस बस रुक जाओ। पैसेज 5 में क्या इशू आ रहा है? ये नहीं बन रहा है क्या? चॉकलेट ब्राउन पीपीटी है, बिगिनिंग में ब्लैक कलर कंपाउंड है, वाइट टर्बिडिटी,
Okay. There are many informations, so पहले उनको एक चार्ट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा. So everybody see, if it is too lengthy then relate करने में दिक्कत आती है, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बना लिया. Dilute H2SO4 है, गैस B, फिर C में सॉल्यूशन को गैस B को पास किया. D, वाइट टर्बिडिटी कमी देखी थी हमने, तो चांसेस आर दैट ये H2S हो सकती है, और डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक रेडिकल के ग्रुप 1 का है, तो आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस, अभी आगे देखेंगे. इट माइट बी व्हाट H2S. गैस B when passed in an acidified solution of E, ये कंपाउंड कुछ अलग है, इंसुलेटेड नहीं है. इसमें B पास किया ब्लैक PPT, तो और मेरा डाउट पक्का हो रहा है कि H2S है, बिकॉज सल्फाइड बहुत सारे ब्लैक. अब soluble dilute HNO3, ये ग्रुप 2 की तरफ थोड़ा इशारा कर रहा है. आफ्टर बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन excess NH4OH is added, blue कलर. NH4OH के साथ ये ब्लू बनाना है, मतलब HNO3 के बाद, ठीक है. F को तुमने एक्वस सॉल्यूशन में लिया, फिर अमोनिया के साथ क्या बनाना है, ब्लू, एंड K4 एफिशिएंसीज के साथ ब्राउन, चॉकलेट. इधर तो ये E में तो कॉपर 2+ पक्का है, एंड B गैस अपनी हो गई H2S. ये सल्फर हो जाएगा. क्या क्या पूछा है, बिकॉज कई सारे इंफॉर्मेशन मिसिंग भी है. इसके A में के कटायन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका अनायन दिख रहा है सल्फाइड, तो दैट्स व्हाई ब्लैक कलर कंपाउंड A. कैन यू सी, इसके कटायन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसकी ये रिएक्शन अलग है. देखो ये E जो है बिल्कुल अलग कंपाउंड है, इट हैज नथिंग टू डू विद A. इधर से क्या लिया है, बस ये गैस B पास किया, ये E अलग है. तो ये कैनॉट कंक्लूड कि यहाँ पे कॉपर था, कॉपर तो यहाँ से आ रहा है. इस सीक्वेंस से तो केवल गैस B लिया ना, सो इट माइट बी एनी ब्लैक कलर सल्फाइड. सल्फाइड पक्का है बिकॉज H2S दे रहा. सो क्या आंसर दिया, D. एंड सेकेंड ऑप्शन जो है H2S is getting oxidized, उसके हिसाब से दिक्कत है. सल्फर का वाइट टर्बिडिटी आ रहा है, so H2S सल्फर में खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो गैस इज एक्टिंग एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट. एंड द कंपाउंड E corresponds to, ये E क्या है, देख लो, कॉपर का टेस्ट देख लो. हो गया टाइम. जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो बी दिया है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों है, बी और सी ऑप्शन दोनों आ रहे हैं. बी सी दोनों कैसे आ रहे हैं? हाँ वही दोनों आ रहे हैं, पता नहीं. नहीं, ये सही बोल रहा है. अगर आपकी गैस रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यू आर सेइंग राइट, सही है. एक रिड्यूसिव होगा, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग होगा. बी एंड सी, यस करेक्ट. थर्ड में हाइड्रेटेड सॉल्ट इफ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या है? एफ्लोरेसेंस आगे करेंगे, डी ब्लॉक गैस में भी आएगा. एफ्लोरेसेंस मींस लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल. ओके सर, थैंक यू. सर
passage 4, question number 4. अब रुक जाओ अभी इतने सारे हैं। Sir, एक down. रुको Passage 3, question number 4. फिर इतने डाउट लिखे हुए ना पहले क्यों नहीं बोला विंडो का 813 क्विकली कराता हूँ। सर Fe3 प्लस का एक्सेस OH माइनस में सॉल्युबिलिटी कैसा होगा? इनसॉल्युबल होता है बुकलेट में एक जगह मिस्टेक करेक्ट करो। हाँ एक कौन से पेज पे गेट लिक्विड सर पेज 58 58 कौन सा 5 and 7 सर वो तो गेट 8 and 30 सर 8 and 30 सर पैसेज 2 फर्स्ट क्वेश्चन सर। 8 देखो ना a sodium salt of an unknown anion when treated with MgCl2 gives white PPT only on boiling. Boiling बताया था ना बाइकार्बोनेट्स को हीट करने पे कार्बोनेट बनते हैं। बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, बॉयल किया हीट किया तो कार्बोनेट का पीपीटी आता है भाई। सो सर इसमें आंसर H2PO4 माइनस भी हो सकता है ना? क्या ऑप्शन में हुआ तो आंसर ऑप्शन हुआ तब तो ओके सर 13 सर सिंगल करेक्ट में फर्स्ट बताओ ना। कौन सा सिंगल करे गेट इक्विप टू आईआईटी चाहिए में फर्स्ट क्वेश्चन। अभी ये लिखे हुए हैं ना, ये पहले लिखने का मेरा क्या मतलब होता है कि मैं इनको करूंगा, बीच बीच में सब लोग बोलते हैं तो ये लिखने का क्या मतलब हुआ? ओके सर। अभी सैटरडे को भी ले ही रहा हूँ ना इसके डाउट। 13 तो होना चाहिए, क्या हो गया? अच्छा मोर सॉल्ट नहीं पता होगा। लास्ट टेस्ट में मोर सॉल्ट में क्या होता है बताओ? ये होता है मोर सॉल्ट। अब इस पे क्या करना है? सल्फेट तो +6 पे है, इसका कुछ होगा नहीं। आयरन होगा, आयरन +2 से +3 जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक से कर दो। ये तो सॉल्ट का क्वेश्चन भी नहीं है। स्कैन फैक्टर कितना? 1। आयरन +2 से +1 जाएगा, दैट्स इट। इंडिकेटर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ये विंडो का ये 5-7 किसका था? विंडो चलो ये वाले 2-7 अभी बस ये 5-7 कर रहा हूँ, बाकी अगले लेक्चर में टाइम होगा। अगला बैच भी सर आप विंडो का 8 वापस एक्सप्लेन करो ना सर प्लीज सर। विंडो का 8 क्या था? विंडो का 8 सर वो बाइकार्बोनेट। अरे भाई उसमें देखो ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में लिखा था। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? सॉल्युबल रहते हैं, हीट करने पे बॉईल करने पे पीपीटी बनाएगा भाई। दैट्स व्हाई हाउ डिस्टिंग्विशन में लिखा था। यू रीड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में जो सेक्शन था एसिडिक रेडिकल ग्रुप 1 में Ba2+ और SO2+ के साथ कार्बोनेट BH3O3 बना है। ठीक है। मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट इनसॉल्युबल ही है। 5-7 लास्ट। FeOH3 can be separated from AlOH3 by addition of what? इसका आंसर होगा C। NaOH में FeOH3 डिसॉल्व नहीं करता है, AlOH3 करता है। 13 अब ये गेटिकल वाले अगले क्लास में लेता हूँ। 13 तो हो गया 7 ये तो होना चाहिए 7th क्या है ये? लाइट ग्रीन ग्रीनिश सॉल्यूशन। अभी तक हमने किसका देखा था? आयरन +2 का ही मोस्टली ग्रीन है। नहीं भी पता हो तो K3 एफिशिएंसीज के साथ ब्लू पीपीटी साफ साफ पता है। K4 एफिशिएंसीज के साथ ब्लू रहेगा आयरन +3, K3 एफिशिएंसीज के साथ रहेगा क्या आएगा? आयरन +2। ठीक है। सैटरडे को बुकलेट लाओ, 10 मिनट में सब खत्म करते हैं।
थोड़ा ज़्यादा 20 मिनट डाउट करूँगा, पहले ही ले लेता हूँ। सैटरडे को लेक्चर के बिगिनिंग में ही सॉल्व के डाउट ले रहा हूँ, फुल एंड फाइनल।